नमस्कार दोस्तों, फॉर एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पुनः हम 10 क्वेश्चनों का सेट है फिजिक्स के आरआरबी, एनटीपीसी, लोको पायलट और एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से संबंधित है। और इसके नोट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस पे पॉइंट दिए गए हैं, जो इस देख रहे होंगे आप, कुछ पॉइंट इस पर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची, एक पहिए का ठेला, सरौता या बर्फ उठाने की चिमटी। ठीक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है। उसमें कुछ मुख्य बिंदु है, आप ध्यान रखिए। उत्तोलक जो है 3 बिंदु पर डिपेंड करता है। पहला आलम, जिसे फलक्रम कहते हैं, आयास, अफोर्ट होता है, और कहते हैं भार होता है। इन 3 मुख्य बिंदु पर जो कार्य करते हैं, जिसमें उत्तोलक के जो प्रकार होते हैं 3 प्रकार होते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी उत्तोलक होते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आलम्ब जो होता है, फलक्रम जो होता है, ये बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आलम्ब कहाँ पर होता है, बीच में होता है, किस श्रेणी में होता है। प्रथम श्रेणी में आलम्ब जो बीच में होता है। कैसे, कैंची, प्लास और साइकिल का ब्रेक और तराजू, डंडे वाला तराजू जो होता है, इसमें आलम्ब क्या होता है, बीच में होता है। एग्जाम्पल के रूप में जो कैंची होता है, जैसे कैंची की संरचना जो इस प्रकार की होती है, जैसे कैंची की संरचना जो इस प्रकार की होती है, जो बीच वाला जो पॉइंट होता है, ये बीच वाली जो बिंदु होती है, ये क्या होती है, ये आलम्ब होता है। ये यहाँ से घुमाने का कार्य होता है कैंची को, तो ये होता है आलम्ब। ये बीच में होता है, जिसे हम कहते हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में होता है। और यहाँ से हम लोग फलक्रम देते हैं, एफोर्ट देते हैं, क्या देते हैं, यहाँ से एफोर्ट देते हैं, और यहाँ पे लोड रखा रहता है, कुछ भी काटने का कार्य यहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे लोड रखा रहता है, यहाँ पे एफोर्ट बल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है वो क्या है, कैंची है। इस बार आंसर में आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, जबकि एक पहिए का ठेला जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, और सरौता भी आपके द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, और बर्फ जो होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। जैसा कि आप पॉइंट में देख रहे होंगे कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में, ध्यान रखिएगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार क्या होता है, ये बीच में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भार किस श्रेणी में बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में होता है। इसके एग्जाम्पल है कि एक पहिए वाला ठेला, सरौता, तंबाकू काटने वाली मशीन आदि जो होते हैं कि इसमें भार जिसमें बीच में होता है, रखा जाता है, वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें, इसमें आयास बीच में होता है, जिसे हम कहते हैं एफर्ट। एफर्ट जो होता है बीच में लगता है। जो जैसे चिमटी की बात करें, अगर चिमटी की संरचना इस तरह प्रकार की बनाई जाती है, तो इसमें लोड क्या होता है, आगे रखा जाता है। यहाँ पे हमारे पास फलक्रम होता है, और जो बीच से हम फोर्स लगा के किसी चीज को पकड़ने का कार्य करते हैं, उसे कहते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। यहाँ पे आयास जो होता है, एफर्ट जो होता है, वो कहाँ पे होता है, एफर्ट जो होता है वो बीच में होता है, जिसमें चिमटा, मनुष्य का हाथ भी एक तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है कि एक धातु के छड़ का प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा दूसरे क्वेश्चन पे, एक धातु के छड़ का प्रतिरोध डैश। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक धातु के छड़ का प्रतिरोध जो होता है, एक धातु के छड़ का प्रतिरोध डैश के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। जो धातु के छड़ का प्रतिरोध होता है, के अलावा डैश के अलावा सभी पर निर्भर करता है। किन, देखिए, प्रतिरोधकता जो होती है, ये जो प्रतिरोधकता होती है रेजिस्टेंस के, मतलब प्रतिरोध के समानुपाती होती है। इतना तो आप ओम्स लॉ में पढ़े। दूसरी लंबाई भी जो होती है, ये रेजिस्टिविटी, मतलब कि लंबाई जो होती है प्रतिरोध के समानुपाती होती है, ये भी हम लोग पढ़े। तापमान क्या होता है, ये भी रेजिस्टिविटी, मतलब कि रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। जो टेम्परेचर होता है ये समानुपाती होता है। मतलब कि अगर प्रतिरोधकता बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा हमारा। अगर टेम्परेचर, ताप, किसी चालक का ताप बढ़ता है, तब भी हमारे पास प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। इन तीनों पे क्या नाम है कि प्रतिरोध क्या है, इन तीनों पे प्रतिरोध जो होता है, वो तीनों पे प्रतिरोध क्या होता है, निर्भर करता है। जबकि घनत्व जो होता है इस पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ओम्स लॉ में आप पढ़े होंगे। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि -0 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि -0 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट में आपने देखा होगा 0 डिग्री सेल्सियस, इसके पहले वाले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें इसके बारे में 0 डिग्री सेल्सियस के बारे में बताया था कि जो हिमांक पॉइंट होता है सेल्सियस का, वो 0 डिग्री सेल्सियस से होता है, और जो भाप पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और दोनों के बीच 100 बराबर भागों में बटा होता है ये पॉइंट, जैसे एक भाग को कहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग कहते हैं। उसी तरह फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि हिमांक पे जो पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और भाप पॉइंट जो होता है वो 112 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उन जो दूरी जो बटी होती है 180 बराबर भागों में बटी होती है, जिसे हम कहते हैं कि एक फ़ारेनहाइट कहते हैं। अगर हम बात करें
अगर हम बात करें इसमें कि जो फार्मूले के रूप से अगर हम देखें तो जो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये C-0 डिग्री सेल्सियस अपन 100 डिवाइड भागों में बटा हुआ है। फ़ारेनहाइट में जो हिमांक पॉइंट है 32 डिग्री मतलब कि फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री अपान 180 से डिवाइड कर दिया गया। अगर हम केल्विन की बात करते हैं, केल्विन जो होता है जिसका हिमांक पॉइंट होता है 273 डिग्री केल्विन और जो भाप पॉइंट होता है 373 डिग्री केल्विन के बराबर होता है और ये भी 100 बराबर भागों में बटा होता है। तो अगर इस फार्मूले के यूज से हम देखते हैं तो जो फ़ारेनहाइट निकलता है हमारा वो C इंटू 9/5 प्लस 32 के बराबर निकलता है। ठीक है, और जहां जो सेल्सियस दिया था -100 डिग्री सेल्सियस, C का मान सेल्सियस का मान है -100 डिग्री रखने पे तो प्राप्त होता है 180 -180 प्लस 32 डिग्री सेल्सियस को सॉल्व करने पे मिलता है फ़ारेनहाइट में कितना फ़ारेनहाइट प्राप्त होता है -100 डिग्री सेल्सियस पे 148 डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त होता है। अतः -100 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्राप्त हुआ -148 डिग्री कितना फ़ारेनहाइट प्राप्त होता है। तो आंसर नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा क्या होता है, सही होता है कि -148 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मूल इकाइयां जो होती है ये 7 प्रकार की होती है। भौतिक मूल इकाइयों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये 7 प्रकार की होती है मूल इकाई। जबकि संपूरक मात्रक जो होता है, संपूरक इकाई जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, जिसमें आपने रेडियन और स्टेरेडियन को आपने पढ़ा होगा। तो रेडियन और स्टेरेडियन तो ये मूल इकाई में नहीं आता, जबकि आपके ऑप्शन में कैंडेला जो है ये मूल इकाई है, मोल भी आपका मूल इकाई में है, एम्पियर भी आपका मूल इकाई है, जबकि रेडियन जो होता है ये मूल इकाई नहीं है। ये रेडियन और स्टेरेडियन आपके मूल इकाई में नहीं आते, दो ये संपूरक इकाइयों में आते हैं। जैसे मूल इकाइयों की बात करें तो 7 मूल इकाइयों में कौन कौन से हैं। लंबाई आपकी मूल इकाई होती है जिसका मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान आपकी मूल इकाई है किलोग्राम में मात्रक होता है, समय सेकंड में, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ के मात्रा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मोल होता है। ये सातों आपके मूल इकाइयां होती है, भौतिक मूल इकाइयां होती है। इसके बाद चौथे 5वें क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या होता है, गुरुत्वाजनित त्वरण। गुरुत्वीजनित जो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है डैश पर सर्वाधिक होता है। किस पे सर्वाधिक होता है, अगर पृथ्वी की संरचना हम देखें, पृथ्वी की संरचना के हिसाब से जो ध्रुवों पे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो कम होता है, जबकि ये भूमध्य रेखा पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये कम होता है, जबकि ध्रुवों पे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है। कहाँ पे सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, सर्वाधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा पे यहाँ पे क्या होता है, ये भूमध्य रेखा पे कम होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ पॉइंट देखिए। जैसे कह रहा है कि परिमाणित अगर मान देखा जाए, समुद्री तल से अगर लिया गया है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर प्रमाणित लिया गया है तो समुद्री तल से लिया गया है। ठीक है, अगर पृथ्वी का व्यास कारक किस कारण होता है, अगर डायमीटर, पृथ्वी का डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है भूमध्य रेखा पे अधिक होता है। पृथ्वी का जो व्यास होता है वो भूमध्य रेखा पे अधिक होता है और ध्रुव पर क्या होता है, कम होता है। जैसे पृथ्वी है यहाँ पे डायमीटर जो व्यास है इसका ये अधिक है और ध्रुवों पे क्या है, कम है, जिसके कारण ध्रुवों पे जो गुरुत्व कम होने के कारण यहाँ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाता है, अधिक होता है, और यहाँ पे अधिक होने के कारण, ध्रुवों पे अधिक होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ओम्स लॉ पे डिपेंड है। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में बताता है, किसी चालक के सिरों के बीच, देखिए किसी चालक के सिरों के बीच डैश इसके प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है बशर्ते इसका तापमान समान हो। कह रहा है ये क्वेश्चन, किसी चालक के सिरों के बीच डैश इसके प्रवाहित होने वाली धारा का, हमने पढ़ा है कि V जो है अनुक्रमानुपाती I होता है। V किसके अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती I के, तो ये बात ये डिपेंड करता है ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ा था कि V जो विभवांतर होता है वो समानुपाती होता है I के, धारा के। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि वो ऑप्शन नंबर बी विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। जहां पे अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह साइन हम लोग हटाते हैं तो V बराबर क्या प्राप्त होता है, I इंटू आर। आर क्या है, प्रतिरोध है, आर क्या है, प्रतिरोध है। वहां पर प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, गुलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है। और जो दो सिरों के बीच, ये ओम्स लॉ के बारे में बता रहा है। ओम्स लॉ का नियम है क्या, ये ओम्स लॉ का नियम है, दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है इसके प्रवाहित होने वाली धारा के व्यक्त अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसा कि किसके अनुक्रमानुपाती, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा।
ओम्स लॉ में यही कहता है कि विभवांतर की जो धारा होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न इकाई नहीं है। देखिए व्युत्पन्न इकाइयां वो इकाइयां होती हैं जिनकी दो या दो से अधिक भौतिक मूल इकाइयां हो। ध्यान रखिएगा व्युत्पन्न इकाई क्वेश्चन पॉइंट में देखिएगा, जो व्युत्पन्न इकाई होती है जब कोई भौतिक राशि को दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है वही व्युत्पन्न इकाई होती है। जिसमें रेडियन जो हो गया ये व्युत्पन्न इकाई होती है, ल्यूमेन जो होता है ये भी व्युत्पन्न इकाई है। मोल एक व्युत्पन्न इकाई नहीं है, इसकी कोई अलग से इकाई नहीं होती, बस एक सिंगल इकाइयां होती है। ये मोल जो है व्युत्पन्न इकाई में नहीं आता। ठीक है, वोल्ट जो है व्युत्पन्न इकाइयां होती है। जैसे व्युत्पन्न मात्रक के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। अगर न्यूटन बल को F बराबर अगर हम m इंटू ए लिखते हैं तो m का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक मूल इकाइयां आ रही है, तो मूल इकाइयां दो या दो से अधिक आने पर ये उत्पन्न मात्रक होता है। उसी प्रकार ऊर्जा का जूल होता है, विभव या विभवांतर का वोल्ट होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। याद करिएगा ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, और समकोण का मात्रक रेडियन होता है। ठोस कोड़ी का मात्रक जो होता है, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। याद रखिएगा स्टेरेडियन ठोस कोड़ी का मात्रक होता है। उसके अलावा आगे हम और भी मात्रक को पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में। ठीक है, अगले वाले वीडियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रश्न कह रहा है 8वां प्रश्न क्या करें, किसी सामग्री के डैश का मान जितना अधिक होगा उतनी तेजी से उष्मा को संचालित करेगा। ठीक है, कौन सा गुप्त उष्मा को संचालित करेगा, या रिलीजेशन को संचालित करेगा, या गलनांक को, या उष्मी चालकता को। किसको संचालित करेगा, ये उष्मी चालकता को क्या करेगा, संचालित करेगा। किसको, उष्मी चालकता को संचालित करेगा। अगर किसी सामग्री की उष्मी चालकता का मान जितना अधिक होगा तेजी से उष्मा का संचालन होगा। तो चालकता होगा ये प्रतिरोध का, जो उष्मा को रोकने का कार्य करता है, ये प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा हम लोग ओम्स लॉ में देखे थे। ये चालकता जो होता है ये प्रतिरोध का जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अगर चालकता बढ़ती है तो प्रतिरोध क्या करता है, घटने लगता है, जिसके कारण उष्मा का प्रवाह क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट में, किसी पिंड विराम में चलना शुरू करते, कोई पिंड है जो विराम में चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन जो होगा किसके समानुपाती होगा, यदि त्वरण स्थिर हो तो। किसके समानुपाती होगा, जब शुरू किए गए समय के, मतलब विस्थापन जो होगा शुरू किए गए समय के क्या होगा, समानुपाती होगा। जैसे हम चलना शुरू करेंगे उसका विस्थापन भी उसी समय के अनुसार, उसके अनुसार क्या होगा, बढ़ेगा और घटेगा, उसी के समानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या होता है, मानव शरीर की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव नेत्र की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। जो रेटिना होता है, मानव जो नेत्र होता है, मानव नेत्र यहाँ पर लेंस का प्रयोग किया जाता है, और ये पीछे वाला भाग क्या होता है, रेटिना होता है। जो लेंस उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जो यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है तो सीधे रेटिना पे आके क्या करती है, गिरती हुई है। और जो रेटिना पे जिस पॉइंट पे गिरती है वहां पे पीलापन होता है। उस पीले वाले भाग को हम लोग क्या करते हैं, पहले पीले वाले भाग को समझे क्या कहा जाता है। अगर मानव नेत्र के पॉइंट देखें, मानव नेत्र के रेटिना के बीच एक पीला भाग होता है जिस पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इस पीले वाले भाग पर जो प्रकाश की किरणें गिरती हैं, ये पीला वाले भाग पर, और यहाँ पे प्रतिबिंब स्पष्ट बनता हुआ दिखाई देता है। उस बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन पूछा पीत बिंदु कहाँ पर स्थित होता है, वो रेटिना पे स्थित होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीत बिंदु जो होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, रेटिना पे स्थित होता है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में देखते हैं, कह रहे कि आंखों की कार्निया होती है और लेंस, उन दोनों के बीच एक भरा पारदर्शी जलीय द्रव्य होता है। ठीक है, पारदर्शी द्रव्य होता है जिसे जलीय द्रव्य कहते हैं या नेत्रोध कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो उसमें पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है आंखों के बीच, उसे क्या कहते हैं, नेत्रोध कहते हैं। ठीक है, याद रखना चाहिए। और नेत्रोध का जो अपवर्तनांक पूछता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेत्रोध का जो है उस जलीय द्रव्य का अपवर्तनांक पूछता है। उस जलीय द्रव्य का अपवर्तनांक है 1.336 के बराबर होता है। कितना होता है, 1.336 के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मानव नेत्र की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। जब मानव नेत्र की जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये हो गए 10 क्वेश्चन हमारे, जो 10 क्वेश्चन फिजिक्स के हमने अभी सॉल्व किए हैं और तेजी से सॉल्व किए। इसी प्रकार और भी वीडियो आएंगे जिसमें आपको जितने भी
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे उसको सॉल्व कराया जाएगा, और साथ में अदर भी क्वेश्चन और पॉइंट भी दिया जाएगा, जिसके कारण क्या नाम है कि आपकी अच्छी तरीके से फिजिक्स की तैयारी हो सके। और क्या नाम है कि इसके अलावा बायो के और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, साइंस के सभी लेवल को भी पूरा कराया जाएगा इस पूरे वीडियो के दौरान, ठीक है। अब अगला वीडियो फिर इसके बाद अगले वीडियो आएगी, ठीक है, वो भी 10 क्वेश्चनों से ही रिलेटेड रहेगी और पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ लेके आएंगे, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेंगे वो भी, ठीक है। अब इसी जगह वीडियो को स्टॉप करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छी वीडियो के साथ क्वेश्चन बन रहा है और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सहयोग रहा है तो बहुत अच्छा बनेगा, और भी क्वेश्चन अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम इंपॉर्टेंट के रूप में और उसके पॉइंट को इंपॉर्टेंट के रूप में डालते हुए चल रहे हैं, ठीक। अब ठीक